दोस्तों, इंडिया में 45 एएमसीज़ हैं और कम से कम मैंने जब लास्ट काउंट किया था 1000 डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। समझना कि कौन-सी स्कीम आपको सूट करेगी, कौन-सी स्कीम आपको सूट नहीं करेगी, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक ऐसा कोर्स, सिंगल कोर्स जिसको अगर आप पूरा करोगे, तो आप आराम से पता कर पाओगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, कब पैसा लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड में, कितना पैसा लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड में, स्कीम कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, कब बाहर निकलना चाहिए म्यूचुअल फंड में क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी कमाई लेके जाएँ और अपने सारे गोल्स जिनके लिए आप पैसा जमा कर रहे थे, उन्हें एन्जॉय करें। तो ये जो कोर्स बना रहा हूँ मैं, ये मैंने बहुत ही सरल भाषा में बनाया है, ताकि कोई भी आदमी इस कोर्स को यूज़ कर सके। इस कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस कोर्स अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, तो 5 मिनट कम से कम पहले निकाल के एक असेसमेंट है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, वो असेसमेंट आप इसको कंप्लीट करो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से मॉड्यूल पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है और कौन से चैप्टर पे आप कम ध्यान दोगे तो भी चलोगे क्योंकि वो असेसमेंट ये बता देगा कि आप अभी कहाँ हो अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में। अगर आप बिगिनर हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप सारे चैप्टर्स देखो और अगर आप एक एडवांस यूज़र हो, आपको बहुत आइडिया है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आप ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको स्किम कर सकते हो और एडवांस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में क्या-क्या कवर करने वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का आउटलाइन समझा देता हूँ। पहले हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्यों? उसकी अच्छी चीज़ें क्या हैं और खराब चीज़ें क्या हैं सो दैट हमारे पास एक बैलेंस्ड व्यू आ पाए। उसके बाद हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है कि ये म्यूचुअल फंड ऑपरेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे चैप्टर में कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वैल्यू चेन में कहाँ सिट करता है और वो कैसे इंटरैक्ट करता है दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। फिर हम चलेंगे चौथे चैप्टर की तरफ। चौथे चैप्टर में हम देखेंगे कि आप म्यूचुअल फंड से क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर लॉन्ग टर्म। तो हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे डेटा का, कंप्लीटली डेटा ड्रिवन आंसर ट्राई करेंगे उस मॉड्यूल में समझने का। उसके बाद हम 5वें चैप्टर पे जाएँगे और उस मॉड्यूल में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का इवोल्यूशन कैसा हुआ है इंडिया में। क्या नए फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण ये इंडस्ट्री आज इतनी स्टेबल और वेल रेगुलेटेड है। फाइनली उसके बाद हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और चैप्टर 6 में देखेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान ये दोनों में फ़र्क क्या है? क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो? उसके बाद चैप्टर 7 और मॉड्यूल 7 में हम देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है क्योंकि अ, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कम से कम 1000 डिफरेंट टाइप की स्कीम्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि क्या डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं म्यूचुअल फंड के। अगर एक बार आप समझ जाओगे कि ये कैटेगरी का म्यूचुअल फंड इस तरह की कंपनीज़ या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, तो आपके लिए समझना बहुत ईज़ी होगा कि आपको क्या सूट करेगा। तो 7वें चैप्टर पे हम ये देखेंगे। 8वें चैप्टर में हम एक हिस्टोरिकल व्यू लेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे वेल्थ क्रिएट की है इंडिया में। तो इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि ओवर शॉर्ट टर्म, ओवर मीडियम टर्म, ओवर लॉन्ग टर्म किस तरह के रिटर्न बैठे हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने किस तरह का रिटर्न दिया है फ्रॉम एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा उसके लिए। चैप्टर नंबर 9 पर हम 2 राहों पे चले जाएँगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम फ़ोकस करते हैं कि हमें एक डिसीज़न लेना है कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग डायरेक्टली खुद करेंगे या हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए किसी की मदद लेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम की क्वेश्चन्स हैंडल करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा एज़ मैंने कहा कि हम 2 तरफ़ा राहों में चले जाएँगे। तो हमारा जो मॉड्यूल 9 है, वो एज़्यूम करेगा कि आप क्यों म्यूचुअल फंड खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते? आपको एक
एडवाइज़र की ज़रूरत है। तो उसमें आप एडवाइज़र के अंदर क्या देखोगे? आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि ये सारी प्रैक्टिसेज़ अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास देखो, तो आप उन टाइप के म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करो। तो हम अ, मॉड्यूल 9 बी में देखेंगे कि किस तरह की प्रैक्टिसेज़ को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ कर रहे हो तो। और फाइनली मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल रन करूँगा जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अभी हो, तो आप क्या कर सकते हो? 9 एसी में हम ये देखेंगे कि आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे? वो आपके लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसी के बाद हम ये पूरा चैप्टर से निकल के हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाएँगे 9 बी। 9 बी में मेरा असम्पशन रहेगा कि आपको म्यूचुअल फंड खुद मैनेज करने हैं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, आप गोल्स ओरिएंटेड स्कीम कैसे करोगे, कितनी स्कीम्स आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक एक रेगुलर इन्वेस्टर के लिए। अगेन मैं कोई इंडिविजुअल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझाऊँगा कि कितनी स्कीम्स मैक्सिमम टू मच ज़्यादा हो जाएगी, कितनी स्कीम्स करनी चाहिए अपने को इन्वेस्ट। अपने को लम सम इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाऊँगा 9BD में कि वेल्थ बिल्डर और वेल्थ मैक्सिमाइज़र। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और ये कॉन्सेप्ट मैं एवरीडे यूज़ करता हूँ अपने खुद के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे? उसके बाद वाला चैप्टर जो होगा 9BF वो ये बताएगा कि आप एग्ज़िट डिसीज़न कैसे लोगे? म्यूचुअल फंड से बिकॉज़ इन्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़िट भी लेना इंपॉर्टेंट है। हमारे गोल्स मीट होते हैं तब एग्ज़िट कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जब हम एग्ज़िट कर सकते हैं बिकॉज़ एंड ऑफ द डे समझने की ये बात है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हम किसी गोल्स के लिए कर रहे हैं, कोई चीज़ ज़िंदगी में पाने के लिए कर रहे हैं और वो गोल मीट होना चाहिए, नहीं तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? और फाइनली मैं आपको टूल्स दूँगा, टेम्पलेट दूँगा जिससे आप अपनी म्यूचुअल फंड ज़िंदगी की जर्नी को ट्रैक कर सकें और उसके अलावा आपको उसके बाहर कुछ नहीं चाहिए होगा। खाली वो टूल्स अगर आप यूज़ कर लोगे तो आप ईज़िली अपनी जर्नी ट्रैक कर सकते हो। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अब कितना टाइम लगेगा अगर आप खुद म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो तो कितनी टाइम आपको अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अ देख-रेख के लिए ताकि आप अपने ट्रैक से बाहर नहीं आएँ। फिर हम आ जाएँगे चैप्टर 10 जो एक कॉमन मॉड्यूल है, उसमें हम देखेंगे कि कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो बेस्ट रहते हैं म्यूचुअल फंड की प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। चैप्टर 11 मॉड्यूल 11 में हम बात करेंगे कि क्या आपको म्यूचुअल फंड खरीदते समय टाइमिंग करना चाहिए। हम हिस्टोरिकल डेटा पे जाएँगे और देखेंगे कि टाइमिंग से क्या फ़ायदा होता है और टाइमिंग नहीं करने से क्या फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ें देखने पे हमें समझ में आएगा कि टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर हम लास्ट में ये समझना चाहेंगे चैप्टर 12 में कि अगर हम अभी इवैल्यूएट करें म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, हज़ारों जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लेकिन अगर उनका हम डेटा निकालें और समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको बहुत सारे सरप्राइज़िंग फैक्ट्स और चीज़ें पता चलेगी जो आपको अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में हेल्प करेगी। और लास्ट मॉड्यूल में मैं आपको कुछ एफएक्यूज़ के थ्रू लेके जाऊँगा जिससे कि आपके क्या सिंपल और कॉम्प्लेक्स डाउट्स पूरे के पूरे कंप्लीटली क्लियर हो जाएँगे और फाइनली अगर आप मॉड्यूल 13 में एंड में जाओगे तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस फ्यूचर में भी एज़ वेल। रिमेंबर दोस्तों जो भी कोर्स हम बनाते हैं वो लाइफ टाइम एक्सेस होता है आपके पास। मैं दूसरे एजुकेटर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको 6 महीने, 12 महीने या 3 महीने का एक्सेस दूँगा। एक बार अगर आपने कोई भी कोर्स टैंकरिज से ले लिया है तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस है उस कोर्स की और ये भी है कि अगर उस कोर्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट होता है, हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि ये म्यूचुअल फंड कोर्स का एक इंग्लिश वर्ज़न भी आएगा अगले महीने, वो भी आपके लिए फ्री रहेगा। सो विद दैट इन माइंड चलिए हम फोकस करते हैं चैप्टर 1 पे नेक्स्ट।